नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। आशा है आप बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत जानकारी वाला होने वाला है और फ़ायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना काटे के देखिएगा। आपको इसमें बहुत जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें जानकारी पूरी मिलने वाली है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसके बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं और हमारे कई वीडियो हमारे चैनल पर हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो तो काफ़ी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो हमारी वीडियो हैं, जो जानकारी देने वाले वीडियो हैं, वो आपको देखने सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे पिछैती गन्ने के बारे में। हमारे अधिकतर किसान जो पिछैती गन्ना बोते हैं वो बोते हैं गेहूं की कटाई के बाद। तो दोस्तों, गेहूं की कटाई के बाद जो गन्ना हम बोते हैं वो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब गेहूं की कटाई के बाद जो गन्ना बोया जाता है अप्रैल में बोया जाता है। और दोस्तों, इस बार तो बहुत सा गन्ना किसी परिस्थितियों बस वो बोया जो गया है मई तक बोया गया है। तो दोस्तों, इस गन्ने के विकास के लिए, ट्रिलिंग के लिए जो समय होता है बहुत कम होता है। तो हमें इसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता है, ताकि हम अगैती गन्ने के बराबर इससे पैदावार ले सकें और ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकें। तो दोस्तों, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जब हम गन्ना बोते हैं तो हमारे जो गन्ने में जो कल्ले हैं कुछ कम रह जाते हैं, यानी कि जब जमाव होता है तो कुछ जमाव कम होता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आप पहले से नर्सरी तैयार कर लें यदि आपको पिछैती गन्ना बोना है। लेकिन दोस्तों, अब टाइम निकल गया है, इस बारे में आप अब अगली वर्ष ही सोचना। यदि आपके जमाव कम हुआ है गन्ने का तो आप किसी से नर्सरी ले सकते हैं। यदि किसी पर बची हुई नर्सरी थैली में है या ट्रे में है तो आप उस गैप को भर दीजिएगा। कहीं कहीं जो कल्ले नहीं जमे आपके, तो उसके स्थान पर आप थैली में से निकाल कर या ट्रे में से निकाल कर वो गन्ने के कल्ले आप लगा दें और उनकी सिंचाई कर दें। क्योंकि दोस्तों, उसकी सिंचाई की जाती है अलग से की जाती है। और उसकी बात का ध्यान रखें, यदि कल्लों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो ऊपर से थोड़ा उन्हें काट दें, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है, ज़्यादा लंबे कल्ले होते हैं तो वो हवा से हिल जाते हैं और उनके सूखने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों, अब बात आते हैं टॉपिक पर कि हम इसमें कल्ले ज़्यादा कैसे लें। क्योंकि दोस्तों, अब टाइम बचा नहीं है, केवल अब जून का महीना बचा है। एक महीने में हम जितने कल्ले ले लेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, जब ज़्यादा कल्ले होंगे तो उनकी लंबाई हम बढ़ा सकते हैं बाद में और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यदि कल्ले ही कम होंगे तो हमारा जो उत्पादन है, जो ज़्यादा उत्पादन का सपना है, वो रहा रह जाएगा। तो दोस्तों, जब आपकी जो सिंचाई हो जाए, पहली सिंचाई गन्ने की, उस समय आप एक दवाई आती है इथेफॉन 39%, आप इसको 200 से 300 ml लीजिए और इसको यूरिया में मिलाकर, आप एकड़ का हम खर्चा बता रहे हैं कि 1 एकड़ में आप 300 ml लीजिए और 30 किलो यूरिया इसमें मिलाकर आप इसे जड़ों पर बखेर कर और सिंचाई कीजिए। दोस्तों, यूरिया ज़्यादा एक साथ ना दें। आप चाहें तो यूरिया 2 बार में दे सकते हैं। 30 किलो इस बार दे दें और 25-30 किलो दूसरी बार दे दें, लेकिन 50-60 किलो यूरिया एक बार में नहीं दें। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे समय के जो कल्ले होते हैं वो नाजुक होते हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, जो हम आपको सलाह देते हैं कि आप 30 किलो यूरिया मिलाकर इसे दें, तो इससे जो कल्लों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों, आप इसके साथ साथ
उसकी जुताई खुदाई का भी ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि हमने इसमें इथेफॉन लगा दिया अब तो कल्ले हो जाएंगे और हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, सब बातों की आवश्यकता होती है। यदि आपने अपने खेत में बुवाई के समय कोई पेस्टिसाइड डाल दिया है, जैसे आपने उसमें रीजेंट डाल दिया है, वर्टाको डाल दिया है, या कोराजन का इस्तेमाल किया है, या थाइमेथॉक्सम डाल दिया है, अगर आपने जल्दी बस कुछ नहीं डाला है तो आपको एक काम और करना है। आप 500 ग्राम थाइमेथॉक्सम लीजिए और 500 ml फिप्रोनिल जो ऐसी आता है, लिक्विड आता है, उसको आप लीजिए। इन दोनों को आप करीब 1-1.5 लीटर पानी में घोलिए और इस घोल को, जो गाढ़ा घोल आपका तैयार होगा, इसे आप मिट्टी में मिलाइए। सूखी मिट्टी बारीक ले लीजिए और उसमें मिला दीजिए। और इस मिट्टी को जिसमें आपने दवाई मिलाई है, आप यूरिया में मिलाकर और अपने गन्ने की लाइनों में यानी कि जड़ों पर बिखेर कर आप सिंचाई कर दें। इससे जो फ़ायदा होगा वो आपके गन्ने के पास आसपास कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आने पाएंगे। इससे नहीं तो आपके खेत में दीमक लगेगी, ना ही वाइट गरब आएगी, और ना ही आपका जो कंसुआ आता है कंसुआ आएगा, और जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो भी पास नहीं आएंगे, और आपका जो खेत हरा भरा हो जाएगा और उसकी जो ग्रोथ अच्छी होगी। अब दोस्तों, इस समय ड्रिलिंग भी अच्छी हो गई। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जो खेत में, आपके गन्ने में जो कल्लों की संख्या है वो अच्छी हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों इसकी लंबाई बढ़ाने की। और लंबाई बढ़ाने के लिए आपको यूज करना है जिब्रेलिक एसिड। 1 एकड़ के लिए आप 3 ग्राम जिब्रेलिक एसिड पर्याप्त होता है। और जिब्रेलिक एसिड की 1-1 ग्राम की डिब्बियाँ आती हैं। आप डिब्बी को खोलिए और उस डिब्बी में 2 पुड़ियाँ निकलेंगी। एक में जिब्रेलिक एसिड होगा और दूसरा एल्कोहल बेस कोई उसमें पाउडर होगा। पहले आप जो एल्कोहल बेस पाउडर होता है उसको आप पानी में घोलिए, फिर उसमें जिब्रेलिक एसिड घोलिए और उसको आप पानी में घोलकर करीब 150 लीटर पानी में आप घोलिए और उसका स्प्रे कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो गन्ने की लंबाई है वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद इसे आप दोहरा भी सकते हैं। ये हमने जो बताया है, इसे आप 40-50 हद से 60 दिन तक एक हमें काम निपटा लेना चाहिए। और यदि हम दूसरा आवश्यकता हो स्प्रे की तो हमें उसको 25-30 दिन के बाद यानी कि करीब 80-90 दिन के बाद एक स्प्रे कर देना चाहिए दोबारा। पहला स्प्रे 40 से 50 दिन 60 दिन ले सकते हैं और दूसरा बुवाई से 90 दिन। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आपकी जो गन्ने की जो लंबाई है आप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ और भी बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके खेत में एक बीमारी आती है, जो फंगस की बीमारी आती है, पोका बोइंग। तो पोका बोइंग का भी ध्यान रखिए। जैसे कि हमने इस पर वीडियो दे रखा है अपने चैनल पर पोका बोइंग के बारे में। और बता देते हैं आपको कि इसमें जो गोब की पत्तियां होती हैं वो सुकड़ी सुकड़ी हो जाती हैं और वो पीली पीली होती हैं। और यदि आप ऐसा देखते हैं तो आप समझें कि इसमें पोका बोइंग है। पोका बोइंग के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि ये आपको नहीं मिल पाए तो दूसरी दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये आती है। इसको भी आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर इनमें से आपको जो दवाई आसानी से मिल जाए उसका आप स्प्रे कीजिए। और दोस्तों, इसके बाद लास्ट में यानी कि आपकी जो जून जुलाई में एक समस्या आती है टॉप बोरर की। तो टॉप बोरर के लिए भी आप कोराजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टाको का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप उचित समझें उसका इस्तेमाल कर कर इस बीमारी पर भी कंट्रोल करना है,
क्योंकि दोस्तों जब टॉप बॉर्डर आ जाता है तो हमारी जो गन्ने की लंबाई बढ़ने की बजाय और कम हो जाती है, तो हमारा जो उत्पादन है वो गिर जाता है। तो इस प्रकार आप इन व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों आप इस बात पर मत रहिए कि हमने इसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दिया है, इथोफॉन डाल दिया है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय पर खाद, समय पर पानी और जुताई खुदाई की बहुत ज़रूरत होती है। समय पर जुताई खुदाई करते रहें, खरपतवार ना होने दें, और यदि खरपतवार होते हैं तो उन्हें जुताई खुदाई चाहे आप कस्सी से करें, फावड़े से करें या हल से जुताई करें, उससे कोशिश करें खरपतवार निकालने की। क्योंकि दोस्तों जब हम खरपतवार नाशक का यूज करते हैं घास मारने के लिए, तो उससे हमारी फसल को झटका लगता है। क्योंकि दोस्तों एक तो ये हमारी फसल वैसे ही पिछेती है और इसमें कम ताकत होती है, और ये एक तरह से यदि हमने खरपतवार नाशक लगा दिया तो उससे झटका मारती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि आप इसे जुताई खुदाई करके ही खरपतवारों को खेत से नष्ट करें। और दोस्तों इस प्रकार आप इसकी पैदावार गन्ने की अपनी पिछेती की बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।